हेलो दोस्तों, मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल पिंटू जी के ट्रिक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारी डेली की ज्योग्राफी की क्लास के अंतर्गत आपका स्वागत है। हम ज्योग्राफी के अंतर्गत राजस्थान के भौतिक प्रदेश का अध्ययन कर रहे थे। तो हमने राजस्थान के भौतिक प्रदेश के अंतर्गत राजस्थान का भौगोलिक विभाजन के अनुसार यानी विभाजन पढ़ लिया कि सर्वप्रथम किसने किया था। वीसी मिश्रा जी ने राजस्थान के भौतिक प्रदेश का विभाजन 7 प्रकार से किया था, वो हमने पूरा कर लिया। फिर रामलोचन जी ने किया था, फिर हरिमोहन सक्सेना ने किया, उनका भी विभाजन हमने देख रहे थे, जिन्होंने उच्चावच के आधार पर राजस्थान के भौतिक प्रदेश को 4 भागों में बांटा था, जिसमें पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश आ जाता है, पूर्वी मैदानी प्रदेश आ जाता है और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश आ जाता है और अरावली आ जाता है। उन्होंने उच्चावच के आधार पर राजस्थान के भौतिक विभाजन किया था, यानी राजस्थान भूभाग को। अब हम सबसे पहले देख रहे थे कि दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश का हम अध्ययन कर रहे थे कल के सेशन में। तो हमने कल दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश की उत्पत्ति पढ़ ली थी कि दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश की उत्पत्ति मध्यजीवी महाकल्प में मिसोजोइक एरा में हुई थी। कौन से गोंडवाना लैंड, कौन से काल में, किसकी यानी ज्वालामुखी दरारी उद्गार से हुई थी। तो इतना अध्ययन कर चुके थे, जिसमें मैंने आपको भूगर्भीय श्रमेश सारणी भी बता दी थी। आज हम चर्चा करेंगे कि राजस्थान की जो दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश है, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश का हम कल अक्षांशीय दृष्टि से यानी विस्तार देख लिया था। अक्षांशीय दृष्टि से कितनी डिग्री के मध्य है। अब आज हम देशांतरी अध्ययन करेंगे कि दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश कौन कौन से अक्षांशों के मध्य है, कौन से अक्षांशों के मध्य कल देख लिया। आज हम देशांतरों के मध्य देखेंगे। तो पहले मैं मैप में बता देता हूँ आपको कि दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश है वो कितने अक्षांशों के मध्य है और कितने देशांतरों के मध्य। तो अगर अक्षांशीय दृष्टि से इसकी स्थिति देखें तो यह आ जाती है 23 डिग्री 51 मिनट से। दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश के अंतर्गत मैंने आपको बताया था बूंदी, कोटा, बारां और झालावाड़ 4 जिले शामिल आ जाते हैं। तो 23 डिग्री 51 मिनट से उत्तरी अक्षांश से 25 डिग्री 27 मिनट उत्तरी अक्षांश तक हाड़ौती के पठार की यानी दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश बोल रहे हैं, हाड़ौती के पठार का विस्तार आ जाता है। मैंने आपको राजस्थान के सामान्य परिचय के अंतर्गत जब राजस्थान की अवस्थिति विस्तार बता रहा था तो बताया था कि राजस्थान का दक्षिणतम बिंदु 23 डिग्री 3 मिनट 23-3 से उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश में राजस्थान फैला हुआ है। अगर राजस्थान के दक्षिण उत्तरीतम गांव की बात करें तो कोंडागांव गंगानगर में आ जाता है, दक्षिणतम बिंदु बांसवाड़ा में आ जाता है। इस प्रकार हमने राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति देख ली। अब बात करें कि हाड़ौती प्रदेश या दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश की देशांतरी अगर स्थिति देखें, और उससे पहले अगर राजस्थान का मैं आपको देशांतरी स्थिति बताऊं, उससे पहले एक बात मैं आपको कहना चाहूँगा कि अभी तक आपने पीछे की वीडियो नहीं देखे तो पीछे की वीडियो देखो, क्योंकि ये बात मैं आज तो सीधी सीधी बता रहा हूँ कि राजस्थान का अवस्थिति विस्तार कहाँ। पहले मैंने जब अवस्थिति विस्तार बताया था तब राजस्थान के कौन सा पश्चिमी गाँव है, कौन सा पूर्वी गाँव है, कौन कौन से जिलों से कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है, वो पूरा मैं अध्ययन करवा चुका आपसे पीछे। तो ये बात करते हैं 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से आ जाता है 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है। अब बात करें कि अगर अक्षांश दृष्टि से देखें तो राजस्थान से कितनी अक्षांश यानी दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश के अंतर्गत कितनी अक्षांश रेखाएं गुजरती है। तो 23 डिग्री है तो एक तो 24 डिग्री गुजर जाती है जो कि झालावाड़ जिले से गुजरती है, यह तो 24 डिग्री हो गई। और एक देखें कि 25 डिग्री यानी 25 डिग्री 27 मिनट तक है तो एक 25 डिग्री अक्षांशीय रेखा और गुजरेगी जो कि बूंदी से गुजरती है, कोटा से गुजरती है और बारां से गुजरती है। तो ये इधर से गुजार देते हैं हम 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। ठीक है, ये 24 डिग्री वाली हो गई उत्तरी अक्षांश। इस प्रकार हमने राजस्थान का दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश है उसका अक्षांशीय दृष्टि से विस्तार देख लिया। अब बात करते हैं इसका देशांतरी विस्तार क्या है। तो देशांतरी विस्तार की बात करें तो इसमें 4 जिले आए, बूंदी, कोटा, बारां और झालावाड़।
तो इसका देशांतरी विस्तार ये आ जाता है बूंदी का। तो इसकी अक्षांशीय देशांतरी दृष्टि से स्थिति देखें तो 75 डिग्री 15 मिनट पूर्वी देशांतर, क्योंकि आपने देखा होगा गुणेंतर 70 71 72 73 74 75 75 डिग्री 15 मिनट से लेकर बात करें दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश का पूर्वी बिंदु जो कि 77 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। इस प्रकार हमने राजस्थान की जो दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश है उसका अक्षांशीय दृष्टि से विस्तार देख लिया, देशांतरीय दृष्टि से विस्तार देख चुके। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट अपना क्या आता है। तो मैं देशांतरीय दृष्टि से अगर आपको स्थिति बताऊं तो वो आ जाती है, देशांतरीय दृष्टि से दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश की स्थिति आ जाती है 75 डिग्री 15 मिनट पूर्वी देशांतर से, 75 डिग्री 15 मिनट पूर्वी देशांतर से 77 डिग्री पश्चिम 77 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। इस प्रकार मैंने देशांतरीय स्थिति बता दी। अब बात करें कि दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश की मुख्य नदी कौन सी है। अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी मुख्य नदी कौन सी है तो मुख्य नदी इस प्रदेश की आ जाती है चंबल नदी, चंबल नदी। ठीक है। अब बात करें इस हाड़ौती के पठार या दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश की जो ढाल किस साइड है तो आपको पता ही होगा चंबल नदी जानापाव पहाड़ी एमपी से निकलकर बहती हुई कोटा बूंदी से बहती हुई सवाईमाधोपुर इस एरिया से ऐसे जाती है। तो इसका ढाल हो जाता है दक्षिण से उत्तर की ओर। अगर आपको ऑप्शन में 8 दिशाएं दे रखी हो जैसे, तब तो दक्षिण से उत्तर की ओर सीधा हो जाएगा। अगर साथ में दक्षिण पश्चिम दे रखी है तो इसका आंसर होगा दक्षिण पश्चिम से, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। ठीक है। अब बात करें कि हाड़ौती पठार की ऊंचाई। अगर मैं आपको ऊंचाई की बात बताऊं उससे पहले एक बात बोलना चाहूँगा। मैं ऊंचाई के जो आधार पर उच्चाउच्च के आधार पर उन्होंने विस्तार किया था, यानी रिमोन सक्सेना ने। तो उन्होंने ऊंचाई के आधार पर राजस्थान के भूभाग का विभाजन किया था। यानी अगर 300 मीटर तक देखा जाए तो मैदान आ जाता है, 300 से 600 मीटर तक देखें तो पठार आ जाता है, और 600 से 1800 देखें पहाड़ी। यानी मैंने वो पूरा पीछे बता चुका हूँ पूरा मैप बनाकर। तो आप अगर अभी तक पीछे की वीडियो नहीं देखी तो मेरी आपसे अति विनती है कि पहले पीछे की वीडियो देखो, जिससे आपका आगे पूरा कंसेप्ट क्लियर हो सके। ठीक है। अब बात करते हैं अगर हाड़ौती के पठार की ऊंचाई की बात करें तो वो आ जाती है 500 मीटर तक। तो मैंने आपको बताया था ग्राफ बना के, अगर धरातल तल यानी समुद्र तल से 300 मीटर की ऊंचाई तक है मैदान, समुद्र तल से 600 मीटर तक है तो वो पठारी प्रदेश की श्रेणी में आता है। तो इसकी 600 मीटर से यानी 300 से अधिक है और 600 से कम है तो ये मैदानी पठारी प्रदेश में ना होकर एक पठारी प्रदेश की श्रेणी में आता है। अब बात करें, मैंने आपको बार बार एक बात बोल रहा हूँ कि इसको दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश को, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश ये एरिया है उसको हाड़ौती का पठार भी कह सकते हैं। तो हाड़ौती का पठार क्यों कह सकते हैं तो हाड़ौती पठार कहने का कारण है कि इस प्रदेश में पहले हाड़ा वंश के शासक निवास करते थे, जिससे इस प्रदेश का नाम हाड़ा वंश के नाम पर ही हाड़ौती का प्रदेश पड़ गया। अगर प्रश्न आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए कि राजस्थान में क्रेटिशियस कालीन संरचना का उदाहरण कौन सा, तो हाड़ौती का पठार आ जाता है। मैंने आपको जब राजस्थान हाड़ौती पठार की विस्तार की यानी उत्पत्ति के बारे में बात की तो बताया था। ये प्रश्न बन सकता है एक इम्पोर्टेंट। बाद में दूसरा प्रश्न बने कि ऐसी कौन सी राजस्थान की स्थलाकृति है जो ज्वालामुखी क्रिया से यानी ज्वालामुखी क्रिया की दरारी उद्गार से निर्मित हुआ है, तो वो भी हाड़ौती का पठार आ जाता है। अगर भारत के संदर्भ में आपसे तुलना करके प्रश्न पूछा जाए कि राजस्थान की ऐसी कौन सी स्थलाकृति या उच्चावच यानी कौन सा प्रदेश है जो प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश की श्रेणी में आता है, तो हाड़ौती का पठार आ जाता है। इस श्रेणी में अरावली पर्वतमाला भी आती है, 2 हैं
भारत के प्रायद्वीपीय पठार की श्रेणी में राजस्थान के दो प्रदेश हैं, जो एक तो अरावली पर्वतमाला हो गई और एक अपना दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश हो जाता है। इस प्रकार दो हो गए। अब बात करते हैं नेक्स्ट अपनी बात। तो मैंने बताऊं तो आपको कि इसकी ऊंचाई हमने देख ली, विस्तार देख लिया। अब बात करते हैं नेक्स्ट विशेषता। मैंने आपको कल बताया था कि हम कोई भी कोई भी प्रदेश हो, चाहे दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, चाहे अरावली, चाहे पूर्वी मैदानी प्रदेश पढ़ेंगे, उससे उनकी चार मुख्य बातें पढ़ेंगे। उनका विस्तार, उत्पत्ति, सबसे पहले उत्पत्ति पढ़ेंगे, फिर विस्तार पढ़ेंगे, फिर उनकी विशेषताएं पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हमारे दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश की दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश की हम विशेषताओं की चर्चा करेंगे, क्योंकि उत्पत्ति कल देख ली थी, विस्तार भी अब देख लिया। तो अब बात करते हैं दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश की विशेषताओं की, यानी विशेषताएं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बताऊं कि जो हाड़ौती का पठार है, मालवा के पठार का उत्तरी भाग आ जाता है। सबसे पहले तो यह आती है उत्तरी मालवा के पठार का उत्तरी भाग आ जाता है दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, उत्तरी भाग। अब बात करें, दूसरा पॉइंट आ जाता है कि ये एक संक्रांति क्षेत्र के अंतर्गत आता है, संक्रांति। अब पूछोगे संक्रांति क्या होता है, तो मैं आपको बताऊं कि संक्रांति क्षेत्र अपना जो राजस्थान का भूभाग है, राजस्थान के भूभाग में ये तो अपनी अरावली पर्वतमाला हो गई। ठीक है, अरावली, और ये हो गया अपना दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। और इसके इधर विंध्याचल पर्वत आ जाता है, विंध्याचल पर्वत। तो देखें कि हाड़ौती के पठार कहाँ पर है, तो विंध्याचल पर्वत आ जाता है इधर, विंध्याचल पर्वत। तो विंध्याचल पर्वत अरावली पर्वतमाला और विंध्याचल पर्वत के मध्य जो भूभाग है, यानी बहुत जो क्षेत्र है, उसे संक्रांति क्षेत्र कहते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट, संक्रांति क्षेत्र हो गया। बात करते हैं कि तीसरी विशेषता, तो दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश के अंतर्गत एक ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट पाई जाती है, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। बात करेंगे ये क्या होता है, इसका दूसरा नाम हमें देखने को मिलता है मानसीमा भ्रंश, मानसीमा भ्रंश। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट विशेषता की। इससे पहले बताता हूँ कि आपको एक ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट क्या होती है। यह हाड़ौती के पठार में बूंदी से सवाई माधोपुर के मध्य, बूंदी से सवाई माधोपुर के मध्य का उच्च उठा हुआ भाग, यानी पहाड़ी क्षेत्र, यानी उच्च भूमि के मध्य स्थित उच्च भूमि। अगर हम मैप में दर्शाना चाहें कि यह कहाँ पर पड़ता है, तो वो भी दर्शा लेते हैं। यह आ जाता है अपना बूंदी, और मैंने बताया बूंदी से सवाई माधोपुर के मध्य ये एरिया है। ये महान सीमा भ्रंश की श्रेणी में, इसे महान सीमा भ्रंश। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट इसकी दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश की विशेषता हमारे सामने क्या देखने को मिलती है। तो अब बात करते हैं कि दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश में चट्टान कौन सी पाई जाती है। अगर हम चट्टानों की चर्चा करें, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश में चट्टान कौन सी आ जाती है। चट्टान क्या आपको साफ दिख रहा है, सुनाई दे रहा है, वो भी बता देना मुझे। बात करते हैं दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश के चट्टान कौन सी पाई जाती है। तो आपको मैंने जब हाड़ौती प्रदेश की उत्पत्ति बताई थी, तो बताया था कि हाड़ौती के पठार की उत्पत्ति ज्वालामुखी क्रिया की दरारी उद्गार से हुई है। यानी दरारी उद्गार से, लावा के जमाव से जो दरारी उद्गार के रूप में दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश का जो भूभाग बना, उसके अंतर्गत है लावा के जमाव से जो चट्टाने बनी, उसे बाह्य आग्नेय चट्टाने कहते हैं। बाह्य आग्नेय चट्टाने से तात्पर्य ये होता है कि जो धरातल के ऊपर, ऊपरी भाग के ऊपर जो परत जमी है, वो बाह्य आग्नेय चट्टाने की श्रेणी में आती है। अगर लावा के
जमाव से दो प्रकार की चट्टानें बनती है, एक तो बाह्य आग्नेय चट्टान और दूसरी की बात करें तो आंतरिक आग्नेय चट्टान। तो बाह्य आग्नेय चट्टान तो अपने हाड़ौती पठार में पाई जाती है, और हम आंतरिक आग्नेय चट्टान की बात करें तो वो अरावली पर्वतीय प्रदेश में पाई जाती है, जिसके अंदर ग्रेनाइट चट्टानें पाई जाती है, और बाह्य आग्नेय चट्टान में बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती है। ठीक है, इतनी बात होगी। बाद में बात करें तो यानी बेसाल्ट चट्टानों में अगर ये खनिज के मामले में देखें तो इसके अंतर्गत अधात्विक खनिज पाए जाते हैं, जैसे बलुआ पत्थर वगैरह। और अरावली के अंतर्गत देखें तो अरावली के अंतर्गत राजस्थान के सर्वाधिक धात्विक खनिज पाए जाते हैं, जिसके अंतर्गत लोहा अयस्क कहा जाता है, तांबा के अयस्क कहा जाता है। इस प्रकार यानी ज्वालामुखी की दरारी उद्गार से जब लावा का जमा होता है तो दो प्रकार की चट्टानों का निर्माण होता है, आंतरिक आग्नेय चट्टान और बाह्य आग्नेय चट्टान। आंतरिक आग्नेय चट्टान के अंतर्गत हाड़ौती पठार आ जाता है, जिसमें बेसाल्ट चट्टानें हैं। बेसाल्ट चट्टानें से बलुआ पत्थर यानी इसमें अधात्विक खनिज पाए जाते हैं। और धात्विक खनिज की बात करें तो वो अरावली पर्वतीय प्रदेश में पाई जाती है, जो ग्रेनाइट चट्टानों की है। तो अब बात करें कि हम तो हाड़ौती का पठार पढ़ रहे हैं, तो हाड़ौती के पठार के अंतर्गत चट्टान की बात करें तो आग्नेय चट्टान आ जाती है, आग्नेय चट्टान। अब आग्नेय चट्टानों की बात करें तो ये धरातल के ऊपर जो परत जमी रहती है, ये बात मैंने आपको समझा दी। अब बात करें कि आग्नेय चट्टान कितने प्रकार की होती है, तो लावा के जमाव से आग्नेय चट्टान दो प्रकार से बनती है, बाह्य आग्नेय चट्टान और आंतरिक आग्नेय चट्टान। तो इसके अंतर्गत हाड़ौती के पठार में आंतरिक आग्नेय चट्टान पाई जाती है, आंतरिक आग्नेय चट्टान। ठीक है, आग्नेय चट्टान। अब बात करें आंतरिक आग्नेय चट्टान होगी, जो कि एक इसके अंतर्गत जो पत्थर पाए जाते हैं वो बलुआ पत्थर पाए जाते हैं, सर्वाधिक बलुआ पत्थर, जो अधात्विक खनिज की श्रेणी में आते हैं। अधात्विक खनिज, धात्विक खनिज तो अरावली पर्वतमाला में पाई जाती है। जो ग्रेनाइट आंतरिक यानी आंतरिक आग्नेय चट्टान, आंतरिक आग्नेय चट्टान तो मैंने आपको कहाँ बताई थी, अरावली में बताई थी। इसके अंतर्गत तो बाह्य आग्नेय चट्टान पाई जाती है, बाह्य आग्नेय चट्टान। ठीक है, जिसके अंतर्गत बलुआ पत्थर है, अधात्विक खनिज पाई जाती है। ठीक है, बलुआ पत्थर हो गया, बाह्य आग्नेय चट्टान होगी। अब बात करें कि बलुआ पत्थर की सर्वाधिक अधिकता हो जाती है, अधात्विक खनिज होगी। अब बात करें कि इसका सर्वाधिक विस्तार कौन से क्षेत्र में है, आग्नेय चट्टान यानी बलुआ पत्थर का। बलुआ पत्थर का अगर हम सर्वाधिक विस्तार देखें, विस्तार, तो वो जिले आ जाते हैं अपने दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश के कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। अगर धात्विक खनिज की बात करें तो राजस्थान में एकमात्र ही धात्विक खनिज पाई जाती है, वो एल्यूमिनियम है, धात्विक खनिज। हाड़ौती के पठार में अगर हम धात्विक खनिज की बात करें तो एल्यूमिनियम ही पाया जाता है ओनली, जिसका एल्यूमिनियम का अगर हम एस की बात करें तो एल्यूमिनियम का बॉक्साइट एस की हाड़ौती के पठार में पाया जाता है। अब इसकी बात करने की एकमात्र धात्विक खनिज हाड़ौती के पठार में वो कौन सी है, तो वो आ जाती है यानी हाड़ौती के पठार में मैं विशेषता पढ़ा रहा हूँ हाड़ौती के पठार की। हाड़ौती के पठार की एकमात्र धात्विक, हाड़ौती के पठार की एकमात्र धात्विक खनिज, उसकी बात करें वो कौन सी आ जाती है, एल्यूमिनियम। अगर एल्यूमिनियम की हम एस की बात करें, एस की बात करें तो वो आ जाता है बॉक्साइट। हाड़ौती के पठार में ये ओनली एक ही धात्विक खनिज पाई जाती है, एल्यूमिनियम, जिसका एस बॉक्साइट हो गया। अब अगर तुलना करके आपसे प्रश्न पूछा जाए तो आप नोट डाल कर लिख लो, नोट। आंतरिक आग्नेय चट्टान है, आंतरिक आग्नेय चट्टान अरावली में पाई जाती है, आंतरिक आग्नेय चट्टान। बाह्य आग्नेय चट्टान पूछे तो हाड़ौती का पठार, आग्नेय चट्टान अरावली पर्वतीय प्रदेश में।
अरावली पर्वतीय प्रदेश में हो गई। अब बात करें कि इसमें कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं आंतरिक आग्नेय चट्टान में, तो इसमें अधिकांश धात्विक खनिज पाए जाते हैं। धात्विक खनिज पाए जाते हैं, धात्विक खनिज। हाड़ौती के पठार में तो ओनली एकमात्र धात्विक खनिज पाई जाती है, इसमें अधिकतर धात्विक खनिज ही पाए जाते हैं। धात्विक खनिज सर्वाधिक, तो धात्विक खनिज सर्वाधिक है तो सर्वाधिक ही धात्विक अयस्क होंगे। सर्वाधिक धात्विक अयस्क भी अरावली में पाए जाते हैं। ठीक है, धात्विक खनिज सर्वाधिक है तो अयस्क भी सर्वाधिक पाए जाते हैं। अब बात करें नेक्स्ट पॉइंट अपना कि धात्विक खनिज के अंतर्गत इसमें कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, यानी इन चट्टानों में कौन कौन से अयस्क पाए जाते हैं, कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, तो वो लोह अयस्क आ जाता है, लोह अयस्क। फिर आ जाता है तांबा के अयस्क। ठीक है, इस प्रकार ये अयस्क पाए जाते हैं। बात करें नेक्स्ट कि धात्विक एकमात्र धात्विक अयस्क एल्यूमिनियम तो हाड़ौती के पठार में, और लोहा अयस्क, तांबा अयस्क, ये सब अरावली पर्वतीय प्रदेश में पाया जाता है जो आंतरिक आग्नेय चट्टान का भाग है। अब नेक्स्ट हाड़ौती के पठार की विशेषता देखें, इसमें कौन सी मिट्टी पाई जाती है, यानी मृदा कौन सी पाई जाती है। तो हम बात करें कि सबसे पहले मृदा क्या होती है। मृदा की हमारी धरातल के ऊपर जो ऊपरी परत है असंगठित कणों की, असंगठित, तो परिभाषा देखिए कि असंगठित कणों की धरातल के ऊपर परत जो असंगठित कणों की परत बनी हुई है वो मृदा कहलाती है। अगर यही परत संगठित कणों की हो, अर्थात आपस में इतनी अलग अलग टुकड़ों में ना हो, अगर एक संगठित कणों के रूप में हो तो वह परत चट्टान कहलाती है, ना कि मिट्टी, मृदा। ठीक है, बात करें इसकी परिभाषा की धरातल की ऊपरी परत पर, धरातल के ऊपरी परत पर असंगठित कणों की परत पाई जाती है उसे मृदा कहते हैं। पूरा मृदा का अध्ययन हम जब मृदा मिट्टी, राजस्थान की मिट्टी पढ़ेंगे, राजस्थान में वो कौन सी मिट्टी कहाँ पाई जाती है, अरावली पर्वतीय प्रदेश में कौन सी, हाड़ौती के पठार में कौन सी, उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, रेतीली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, वर्टीसोल मिट्टी कहाँ पाई जाती है, एंटीसोल, एरिडोसोल, वो मृदा वाले टॉपिक में हम पूरा पढ़ेंगे, उसे मृदा कहते हैं। ठीक है, बात करते हैं अब नेक्स्ट कि अब बात कर रहे थे हम हाड़ौती पठार की, तो हाड़ौती पठार में मिट्टी कौन सी पाई जाती है, तो वो लावा निर्मित चट्टान पाई जाती है हाड़ौती के पठार में। लावा निर्मित चट्टानों के विखंडन से हाड़ौती के पठार में काली मृदा का विस्तार हुआ, अर्थात वर्टीसोल मृदा सर्वाधिक पाई जाती है। तो इसमें लिख लेते हैं लावा निर्मित चट्टानों में काली मृदा, काली मृदा, इसका दूसरा नाम वर्टीसोल है। ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, वर्टीसोल मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है, तो वो हाड़ौती के पठार में आ जाती है वर्टीसोल मिट्टी। इस मिट्टी की खासियत है कि ये जल धारण यानी जल धारण की क्षमता सर्वाधिक है, इसमें जल धारण क्षमता सर्वाधिक। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट, बात करें कि काली मृदा का दूसरा नाम, इसे कपासी मृदा भी देखने को मिलता है, रेगुर मृदा भी, कपासी मृदा, यह नाम भी कई बार पूछा जा चुका है कि कपासी मृदा किस क्षेत्र में पाई जाती है, कपासी मृदा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें कि इसमें क्षेत्र कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ आ जाते हैं। कपास का सर्वाधिक उत्पादन होता है कपासी मृदा में, यानी मृदा में, तो कपास का सर्वाधिक उत्पादन, कपास का उत्पादन सर्वाधिक हाड़ौती के पठार में होता है, सर्वाधिक। बात करें नेक्स्ट विशेषता की बात करें कि हाड़ौती के पठार में कौन कौन सी, यानी हाड़ौती के पठार में मानसून के रूप में देखें, हाड़ौती के पठार में कौन सा मानसून है। तो सबसे पहले हम बात करें कि राजस्थान में यानी राजस्थान संपूर्ण रूप में बात करें तो राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में बारिश होती है, जो कि दक्षिण पूर्वी मानसून का भाग है।
और आपको पता ही होगा कि राजस्थान में दो शाखाओं से बारिश होती है, एक तो अरब सागरीय शाखा से और बंगाल की खाड़ी शाखा से। अगर राजस्थान के संदर्भ में पूछा जाए कि राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा कौन सी शाखा से होती है, तो वो बंगाल की खाड़ी आ जाती है। और न्यूनतम वर्षा की बात करें तो वो अरब सागरीय शाखा आ जाती है। ठीक है। अगर हम दक्षिण पश्चिम मानसून की बात करें कि तो ग्रीष्म ऋतु में यह इससे दक्षिण पश्चिम मानसून से सर्वाधिक वर्षा होती है। ठीक है। दक्षिण पश्चिम मानसून से सर्वाधिक वर्षा। अब बात करते हैं ग्रीष्म ऋतु में मानसून के साथ में ग्रीष्म ऋतु। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके बताओ और कैसा लगा आपको वीडियो। और साथ में आज आपको राजस्थान के अंदर जो राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल हुए और साथ में टोक्यो ओलंपिक और टोक्यो पैरा ओलंपिक, डेफ ओलंपिक, इन सब का वीडियो मैं आपको दे रहा हूँ। उसको ज़्यादा से ज़्यादा देखो, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करो, क्योंकि जो भी एग्ज़ाम हो रहा है उस वीडियो से प्रश्न पूछा जा रहा है। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है। अब बात करते हैं ग्रीष्म ऋतु में दक्षिण पश्चिमी मानसून से जो राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में जो एक ही मानसून से बारिश होती है वो मानसून आ जाता है दक्षिण पश्चिमी मानसून। राजस्थान के अंतर्गत दक्षिण पश्चिमी मानसून से बारिश होती है, एक ही मानसून से दक्षिण पश्चिमी मानसून से मानसून से वर्षा होती है राजस्थान में। अब बात करें कि राजस्थान का दक्षिण पश्चिम मानसून राजस्थान में दो भागों में बांटा है। यह अरब की सागर हो गई, इधर बंगाल की खाड़ी आ जाता है, तो अरब सागर की शाखा राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र से एरिया से राजस्थान में प्रवेश करता है और बंगाल की खाड़ी की शाखा राजस्थान में दक्षिण पूर्वी भाग से राजस्थान में प्रवेश करती है, जिससे सर्वाधिक अरब सागरीय शाखा बांसवाड़ा में सर्वाधिक बारिश करती है और अरावली के समांतर निकल जाती है, और जिससे अरब सागरीय शाखा से राजस्थान में न्यूनतम बारिश होती है। बात करते हैं, ये अरब सागरीय शाखा राजस्थान में न्यूनतम बारिश करवाता है क्योंकि अरावली पर्वतमाला अरब सागरीय मानसून के समानांतर है, जिससे इसे टकरा नहीं पाता है किसी भी पहाड़ी से। ठीक है। बात करते हैं बंगाल की खाड़ी शाखा राजस्थान के दक्षिण पश्चिम भाग से प्रवेश करती है। जो सर्वाधिक बारिश की बात करें तो वो सर्वाधिक बारिश झालावाड़ में करती है। बात करें झालावाड़ में प्रवेश करती है, फिर ये अरावली से टकरा जाती है। अरावली से टकराने के बाद में राजस्थान के जो पश्चिमी क्षेत्र में बारिश बढ़िया करवाती है, जिससे यह अंदाज़ा लगता है कि राजस्थान में लगभग 90% बारिश बंगाल की खाड़ी की शाखा से होती है। अरब सागरीय शाखा तो राजस्थान की अरावली पर्वतमाला उसके समांतर निकल जाती है, जिससे राजस्थान में बारिश नहीं हो पाती है। अब बात करें कि ये हो गया अपना अरब सागरीय शाखा, बंगाल की खाड़ी और अरावली पर्वतमाला की समांतर निकल जाती है। अब बात करते हैं कौन कौन सी शाखा बताई मैंने आपको, पूरी समझा दिया। अरब सागरीय शाखा और बंगाल की खाड़ी शाखा। ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट कि सर्वाधिक बारिश अरब सागरीय शाखा से कहाँ होती है। अगर टोटल बारिश की बात करें तो 10% बारिश राजस्थान में, 10% वर्षा राजस्थान में, इससे 90% वर्षा। अब बात करते हैं अरब सागरीय शाखा से सर्वाधिक बारिश कौन से जिले में होती है, सर्वाधिक वर्षा, तो वो जिला आ जाता है बांसवाड़ा से, क्योंकि अरब सागरीय शाखा बांसवाड़ा से प्रवेश करती है। और इसके अंतर्गत देखें तो सर्वाधिक वर्षा होती है वो झालावाड़ से हो जाती है। इस प्रकार हमने आज हाड़ौती के पठार की चर्चा की। हमने सर्वप्रथम राजस्थान के अक्षांशीय दृष्टि से विस्तार देखा, देशांतरीय दृष्टि से विस्तार देखा, फिर राजस्थान की जो पूर्वी पठारी प्रदेश है उसकी मुख्य नदी चंबल नदी बता दी आपको, इसकी ढाल बताई थी दक्षिण से उत्तर की ओर। अगर पूछा जाए कि दक्षिण पश्चिम, दो ऑप्शन में दे रखा हो, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर जाएगी। अगर ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई इसकी आ जाती है 500 मीटर। अगर इसकी विशेषता भी बता दी मैंने आपको, मालवा के पठार का उत्तरी भाग है,
ये संक्रांति क्षेत्र में आता है। ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट की बात करी जाए तो ये भी दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश के अंतर्गत आता है, जो बूंदी से सवाईमाधोपुर के मध्य है। और अगर चट्टान की बात करें तो हाड़ौती के पठार में आग्नेय चट्टान पाई जाती है। आग्नेय चट्टान में बलुआ पत्थर की दिखता है, जिसे ये एक अधात्विक खनिज है। इसकी सर्वाधिक कोटाबंदी में विस्तार बता दिया। फिर बात करें हाड़ौती के पठार की एकमात्र धात्विक खनिज तो वो एल्यूमिनियम आ जाती है। और अगर आंतरिक आग्नेय चट्टान किस क्षेत्र में पाई जाती है तो वो अरावली पर्वतीय प्रदेश में पाई जाती है। इसमें धात्विक खनिज सर्वाधिक है, जैसे धात्विक खनिज के रूप में लोहा अयस्क हो सकता है, तांबा अयस्क हो सकता है। और इसकी नेक्स्ट विशेषता की बात करें तो मृदा यानी मिट्टी हाड़ौती के पठार में कौन सी मिट्टी पाई जाती है तो इसमें काली मृदा। ये ऑप्शन बस याद रखो, काली मृदा या वर्टिसोल मृदा भी मिल सकता है। वैज्ञानिक नाम जल धारण क्षमता इस मिट्टी की सर्वाधिक होती है। कपासी मृदा भी कहते हैं, कपास का उत्पादन इसमें सर्वाधिक होता है। अगर मानसून की बात करें तो हाड़ौती के पठार से बंगाल की खाड़ी की शाखा से हाड़ौती के पठार में सर्वाधिक बारिश होती है। और ऑलराउंड पूरे राजस्थान की बात करें तो भी बंगाल की खाड़ी से राजस्थान में सर्वाधिक बारिश होती है। अरब सागरीय शाखा से राजस्थान में न्यूनतम बारिश होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला भौतिक प्रदेश कौन सा है तो वो भी हाड़ौती का पठार आ जाता है। और सर्वाधिक आर्द्रता की बात करें तो वो भी सर्वाधिक आर्द्रता राजस्थान में किस एरिया में है तो वो भी हाड़ौती का पठार आ जाता है। इस प्रकार हमने राजस्थान के आज भौतिक प्रदेश के अंतर्गत सबसे पहले हम हाड़ौती के पठार की बात कर रहे थे, तो हाड़ौती के पठार की हमने चर्चा की। अब नेक्स्ट जो भी इसके और तथ्य बच गए वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसमें कौन कौन सी फसल सर्वाधिक है, इसमें कौन सी नदी प्रवाहित होती है, इसकी सहायक कौन कौन सी नदियाँ हैं, इसमें और इसकी क्या क्या विशेषताएं बच जाती है, इसमें कितनी जनसंख्या है, वो मैंने आपको कल पूरी बता चुका। और भी कल इम्पोर्टेंट यानी कल का सेशन और इस पे लेंगे, बड़ा होगा जो। ठीक है, चलो फिर आज का वीडियो देखने के लिए आपका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।